गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोगों ने सबसे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था पूरा पढ़ा, उसके बाद हमने पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ा, उसके बाद हमने मध्यकाल आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा, फिर हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास। आपको काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें बता दिया जो खासतौर से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होती हैं। आज से हम लोग नया विषय शुरू करें, भारतीय अर्थव्यवस्था। ये भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग सभी एग्जाम्स में, यूपीएससी में तो अति महत्वपूर्ण है। जीएस पेपर 1 में 10 से 15 प्रश्न श्योर आने हैं, जिसमें से इजीली आप 10 प्रश्न कर सकते हैं। कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाज़ा हम इसी से लगा सकते हैं कि 10 प्रश्न जो होते हैं वो बहुत कम समय में बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो बस बेसिक्स पे ही एकदम साथ आते हैं। तो जहाँ हमें 100 में अगर 10 प्रश्न सही हो रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ने से, तो हमें पूरी गंभीरता के साथ इस विषय को पढ़ने की ज़रूरत है। ये तो था प्रीलिम जीएस फर्स्ट पेपर में। जीएस सेकंड पेपर में पैसे जो आते हैं वो कई अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए पैसे जाते हैं। अक्सर लोग इस पे ध्यान नहीं देते। अगर आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अच्छी पकड़ है तो आप उस पैसेज के जो प्रश्न है उसको आसानी से समझ पाएंगे तुरंत, कि वो मूल भाव क्या कहना चाहता है, आप तुरंत समझ लेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था देखिए, कभी कोई ये नहीं आपसे बताया कि जीएस सेकंड पेपर में प्रीलिम्स में भी इसका कोई लाभ, कोई नहीं बताएगा। यही बताएंगे जीएस फर्स्ट पेपर में आता है और ऑप्शनल, और साथ में जीएस थर्ड पेपर के लिए इम्पोर्टेंट। जीएस सेकंड पेपर जो होता है प्रीलिम्स का, उसमें भी जो पैसे जाते हैं वो अर्थव्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण पैसेज होते हैं। कई बार तो अगर आपको बढ़िया क्लियर है एकदम, तुरंत आप पैसेज पढ़ते ही आप समझ जाएंगे कि इस प्रश्न का कौन सा आंसर है। देखिए जीएस फर्स्ट पेपर में सर, जीएस सेकंड में भी है। उसके बाद मेंस की बात करें तो जीएस थर्ड पेपर में कम से कम 100 से लेकर के 120-125 नंबर तक के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था तो कितना उपयोगी, कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप देखें सब्जेक्ट वाइज तो सबसे ज़्यादा, ये तो कोई नहीं कहता था कौन सा विषय सबसे ज़्यादा आता है, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी, इन 4 सब्जेक्ट में अगर आपकी अच्छी कमांड है तो आप प्रीलिम्स में भी अच्छा करेंगे, मेंस में भी अच्छा करेंगे और कहीं ना कहीं इंटरव्यू में भी अच्छा करेंगे। इस तरीके से आज हम शुरू कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें क्या करेंगे हम, आज पहला दिन है, पहला वीडियो इसका बना रहे हैं, तो उसमें हम केवल एक बेसिक्स की चर्चा करेंगे। अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थशास्त्र, ये सारी चीज़ों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम अर्थशास्त्र पढ़ने से समझने से पहले कुछ डिफिनीशन मुझे पता होनी चाहिए। एक होती है इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, और एक होता है इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र और इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। देखिए, इकोनॉमी तो अकेले शब्द यूज कर दिया जाता है कि ये इकोनॉमी, लेकिन अर्थव्यवस्था कभी भी अकेले यूज नहीं किया जाता। वो किसी विशेष क्षेत्र की होती है, जैसा भारत की अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था, या किसी भी क्षेत्र की नाम। तो कभी भी जब आप अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, अर्थशास्त्र की तो आप अलग कह सकते हैं, लेकिन जब आप इकोनॉमी की बात करेंगे, अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, तो कभी आप अकेले नहीं कहेंगे। वो भारतीय अर्थव्यवस्था, चीन, चाइना की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, ऐसे होता है। तो यहीं पर कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है। सबसे पहले आज हम बात करें, सबसे पहली डिफिनेशन, अर्थशास्त्र क्या होता है। देखिए, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, जो मिनिमम, ये किससे जुड़ा है, अर्थशास्त्र से जुड़ा है। आपकी स्तर का रहन सहन है आपका, ये आपकी आर्थिक पर ही निर्भर करता है। तो अगर आप अर्थशास्त्र को समझना चाहें तो ये घर से ही शुरू होता है। भाई किसी भी घर में क्या अर्थ, हमें ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, धन संपत्ति की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम अपना जीवन को सुचारू रूप से चला सकें। तो बेसिकली अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि संपत्ति, ये आपके खातों का मतलब होता है कि किस तरीके से आप संपत्ति को का प्रयोग अपने उपयोग के लिए करते हैं, ये होता है। ये तो एक आम बोलचाल की भाषा में अर्थशास्त्र कहते हैं कि तुम्हारी आर्थिक नीतियाँ ठीक नहीं, देश की आर्थिक नीति ठीक नहीं, ये होता है एक तरीके से कि अर्थ संबंधी मामलों को अध्ययन करना, जानकारी करना। लेकिन अगर आप थोड़ा अर्थशास्त्र को और गहराई से विषय पढ़ें, समझे, तो जो हम आर्थिक, एक तरीके का एक विज्ञान है, अर्थशास्त्र का एक तरीके का विज्ञान है, जिसके द्वारा हम, जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, चाहे तो रिसोर्सेज, चाहे तो मिट्टी हो, सॉइल हो, जल हो, वन हो, इन संसाधनों का उपयोग हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों का किस तरीके से कुशल प्रबंधन कर सकें, यही होता है अर्थशास्त्र। फिर से एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ कि हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है, इनका प्रयोग हम अपनी निजी ज़रूरतों के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कैसे इसका कुशल प्रबंधन कर सकें। देखिए, एक शब्द होता है कुशल प्रबंधन, एक उपयोग। आजकल हम लोग कुशल प्रबंधन नहीं कर रहे हैं, हम लोग उपयोग और दुरुपयोग कर रहे हैं, ये समझें। अगर हम अपने संसाधनों का एक बढ़िया प्रबंधन करें, ताकि संसाधनों का भी नुकसान कम से कम किया जा सके और साथ में हम अपने जीवन स्तर को अच्छा कर सकें,
तो इस तरीके से अर्थशास्त्र एक तरीके का विज्ञान है जो हमें ये सिखाता है कि हम किस तरीके से अपने संसाधनों का, जो उपलब्ध संसाधन है, इनका उपयोग हम अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते हैं। ठीक है, जिससे हम अपने समाज के कल्याण या अपने कल्याण के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये तो गई अर्थशास्त्र की परिभाषा। अब अर्थशास्त्र के महत्व की बात करते हैं। तो अर्थशास्त्र के महत्व की मतलब होता है कि हम किस तरीके से अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकें, लोगों को रोजगार अवसर उपलब्ध करा सकें, लोगों में एक कम से कम जो अपने जीवन यापन के लिए जरूरी वस्तुएं हैं, इनको किस तरीके से हम उपलब्ध कराएं सभी के लिए। ऐसा ना हो कि किसी एक के लिए सब कुछ रहे और दूसरे के लिए कुछ नहीं। तो इस तरीके से अर्थशास्त्र का अर्थ को हम समझे। देखिए, अगर हमारे पास संसाधन है तो उसका हम वैज्ञानिक तरीके से उपयोग करके ही उसका वितरण करें। ये नहीं कि संसाधन को एक लोग कैप्चर करके बैठा हुआ है और बाकी किसी को कुछ नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से अर्थशास्त्र का महत्व इसी परिप्रेक्ष्य में हो जाता है कि हम किस तरीके से अर्थव्यवस्था को, अपनी जो आर्थिक नीतियां हैं, वो सभी के हित में प्रयोग कर सकें। कल्याणकारी राज्य। भारतीय संविधान क्या होता है? भारतीय संविधान के उद्देशिका में मैंने आपको पढ़ा था, भारतीय संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। आर्थिक न्याय का मतलब हो गया कि संसाधनों के, किसी व्यक्ति का, किसी संस्थान का केवल अधिकार न हो, संसाधनों का अधिकार, संसाधनों का उपयोग सभी के लिए एक समानता पूर्वक उपयोग किया जा सके, ताकि सभी एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में क्या है, मैंने आपको बताया राज्य की नीति कल्याणकारी राज्य, वो वही है कि अर्थशास्त्रों का अधिक आर्थिक संसाधनों का सभी के लिए उपयोग किया जा सके। ठीक, उसके बाद तो हमने अर्थशास्त्र समझ लिया क्या होता है, अर्थशास्त्र की परिभाषा समझ लिया, अर्थशास्त्र का महत्व समझ लिया। अब हम ये समझें कि अर्थशास्त्र की शाखा, तो बेसिकली अर्थशास्त्र की शाखा जैसे एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, समिष्ट, जिसको हम व्यष्टि अर्थव्यवस्था कहते हैं, माइक्रो छोटे स्तर पर, और एक होता है समिष्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो मतलब बड़े बृहद स्तर पर। तो जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो घरेलू खाते भी, हमारे घर में कितने कमाई हो रही है, उसका हम किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं। तो ये हो गया घरेलू स्तर पर, या बहुत सूक्ष्म स्तर पर कह सकते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र हिंदी में कई बार इतने कठिन शब्द नहीं लेंगे, इससे आप सूक्ष्म अर्थशास्त्र लिख सकते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो, MICRO होता है यहाँ पे, और माइक्रो MA होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ में, ठीक है। और जब हम समस्त अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो एक बृहद स्तर पर, समेसन ऑफ व्यष्टि अर्थव्यवस्था कह सकते हैं आप, कि मतलब किसी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, किसी देश के अर्थशास्त्र के बारे में समझे कि उस देश के जो संसाधन है उसका किस तरीके से हम कुशल प्रबंधन करें, ताकि सभी देशवासियों को समान हित सुनिश्चित हो सके, सभी देशवासियों को हम उनकी ज़रूरत की वस्तुएं उपलब्ध करा सकें, ताकि इसको हम अगर अध्ययन करें तो इसमें सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि, बेरोजगारी दर को नियंत्रित रखना, कीमतों में मुद्रास्फीति को मामले का अध्ययन करना, सरकारी घाटे, निर्यात और आयात के स्तर जैसे व्यापक मुद्दों पर केंद्रित होती है। मतलब जब मैं आपको आगे अर्थव्यवस्था में बताऊँ सारी चीज़, तो इसको बृहद पैमाने पर किया जाता है, जबकि व्यष्टि अर्थव्यवस्था क्या होता है, छोटे पैमाने पर, जितना आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। तो ये हो गया कि अर्थव्यवस्था की शाखाएं क्या, अर्थशास्त्र की शाखाएं क्या होती हैं। अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स सूक्ष्म, और एक तरह से आप कह सकते हैं समष्टि व्यष्टि और समष्टि अर्थव्यवस्था छोटे स्तर पर और बड़े स्तर पर। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि आर्थिक प्रणालियों के प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स के। देखिए, अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को, 18वीं शताब्दी, 1700 ईस्वी के आसपास। तो इन्होंने तो इकोनॉमिक्स को लेकर के कहा था कि हम किस तरीके से लोगों को कल्याण कर सकें, इस तरीके की अर्थव्यवस्था को अपनाना चाहिए। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो पूरी दुनिया जो है दो तरीके की अर्थव्यवस्था में विभाजित, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जो भी संसाधन है ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी संस्थान, इसमें जो आर्थिक नीतियाँ होगी ये सरकार तय नहीं करेगी, बल्कि निजी खिलाड़ी या निजी संगठन के हितों के अनुरूप होगा। इसमें क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अगर लक्षण पूछा जाए, सबसे पहले इसमें कोई निजी पर स्वामित्व होता है। निजी व्यक्ति ये निर्धारित करता है कि किस तरीके से हमें आर्थिक नीतियों को ले जाना है। उसके साथ साथ इसमें लाभ मूल होता है। कभी आप देखिए, कोई भी आदमी व्यापार करता है तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में
हमेशा एक व्यक्ति अपने लाभ को सबसे ऊपर रखता है, उसके बाद दूसरी बातें आती हैं कि हमारा अधिकतम लाभ सुनिश्चित हो सके। इस आर्थिक नीतियों में इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति आर्थिक नीतियां तय करता है वो निजी खिलाड़ी होता है, उसका राज्य से संबंध नहीं होता। राज्य का बस एक नागरिक समेत हो सकता है बस, ठीक है। तो इस तरीके अभी तो मैं आपको बता दूं कि होती क्या अभी इनके क्या कॉज को प्रोज कॉन्स क्या हैं, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो और जबकि अगर आप देखें तो जो अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है, जैसा कि समाजवादी मैंने शब्द आपको पढ़ाया था जब मैंने भारतीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत की। भारतीय संविधान हम भारत के लोग संपूर्ण समाजवादी पंथ निरपेक्ष, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से जुड़ा गया था। दो शब्द, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी मैंने आपको बताया था कि संसाधनों का वितरण किया जा सके सभी लोगों तक समानता के तरीके से, कि सब जो हमारे पास संसाधन है इसका वितरण हम सभी लोगों में कर सकें, ये समाजवादी होता है, समाजवादी नीतियाँ। और जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसमें क्या होता है कि संसाधनों को किस तरीके से वितरण करना है ये सुनिश्चित करती है राज्य सरकार, या राज्य सुनिश्चित करता है, सरकारें सुनिश्चित करती हैं। इसमें निजी व्यक्ति का महत्व कम होता है, कि जैसा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या अधिकतम लाभ की बात की गई थी, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में अधिकतम लाभ नहीं होता, इसमें लोगों को कल्याणकारी, अधिकतम लोगों का कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। तो इस तरीके की अर्थव्यवस्था, तो ये दो बातें हमने क्लियर कर ली, एक तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब हम इसको थोड़ा सा गहराई से अध्ययन करते हैं। जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की हम बात करेंगे तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, मुख्य लक्षण क्या होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना। तो जब कोई निजी व्यक्ति आर्थिक नीतियां तय करेगा तो अधिक से अधिक लाभ कमाएगा, जब लाभ कमाएगा तो कहीं ना कहीं शोषण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें क्या होगा, मजदूरों का शोषण होगा, इसमें क्या होगा, संसाधनों का खूब दुरुपयोग किया जाएगा, इसमें क्या होगा। देखिए, मैं इसका ये मतलब नहीं कि मैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को गलत तरीके से आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस तरीके से एक तरीके नुकसानदायक ही साबित होती है। अगर अधिक हो जाए तो अधिक पूंजीवादी कोई व्यक्ति हो जाए तो क्या करना, निजी आप भी कोई चीज़ निजी देखिए, क्या है निजी अस्पताल आप जाइए वहाँ कितनी महंगी फीस है, निजी स्कूल में आप पढ़िए कितनी महंगी फीस है, निजी काम आप कराइए निजी लेबर से कराइए कितना महंगा। वहीं आप सरकारी देखिए, सरकारी स्कूल में जाइए आपको फीस कम लगती है, सरकारी अस्पताल जाइए मुफ्त में जांच होती है, मुफ्त में दवाएं दी जाती हैं। तो क्यों, तो ये अंतर है, एक तरीके से ये आर्थिक नीतियों में अंतर होता है, ठीक है। तो निजी का वो केवल जो मूल उद्देश्य होता है वो अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। इस तरीके की नीतियों की अगर हम वर्तमान में बात करें तो कई लोग कहते हैं यूएसए में, कई लोग यूके, जर्मनी, सिंगापुर, लेकिन हकीकत ये नहीं है। वास्तव में ना तो कोई देश पूरी तरीके से पूंजीवादी है वर्तमान समय में, ना ही कोई देश पूरी तरीके से समाजवादी है। सब में कहीं ना कहीं अगर ये हो सकता है कि पूंजीवादी का उसका परसेंटेज ज़्यादा हो और समाजवादी का कम हो। तो इसमें तो उदाहरण दिया गया कि यूएसए, यूके की जो अर्थव्यवस्था है ये पूंजीवादी, इसमें कोई दो राय नहीं, अधिकतम जो है वो बड़े बड़े उद्योगपति तय करते हैं औद्योगिक नीतियाँ, लेकिन आप 100% नहीं कह सकते। इस तरह समाजवादी में ये तो सरकारी सेक्टर का अधिक से अधिक उसमें नियंत्रण होता है, आर्थिक नीतियों पर सरकार नियंत्रित करती है, सरकार ये संचालित करती है कि हमें किस तरीके से लोगों का कल्याण करना है, किस तरीके से संसाधनों का उपयोग सभी के हितों के लिए करना है। लेकिन ये भी कह देना कि पूरी तरह से कोई देश समाजवादी, अक्सर रूस को लोग बोल देते हैं समाजवादी आर्थिक नीति। रूस देखिए 1917 में रूस आज़ाद हुआ तो वहाँ बोल्शेविक क्रांति हुई थी, जो इस आधार पे हुई थी कि हम जो भी आर्थिक नीतियाँ लाएंगे वो जनता के कल्याण के लिए लेकर के आएंगे। इस आर्थिक नीतियों के समाजवादी के एक तरफ प्रेरक आप रूस को ही कह सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री बने, उनका मानना था कि जो रूस की जो समाजवादी नीति है ये हमारे देश के लिए भी उपयोगी सिद्ध होनी चाहिए। तो इसीलिए जो पंचवटी योजना 1950 में लेकर के आए वो कहीं ना कहीं रूस की समाजवादी आर्थिक नीतियों से ही प्रेरित थी। तो इस तरीके से हम इसको समझ लिए। अब एक होता है साम्यवादी का मतलब होता है पूरी तरीके से 100% जो आर्थिक नीतियां उस सरकार तय करे। समाजवादी में तो हो सकता है 50%, 60%, 70% आर्थिक नीतियां तय करे सरकार और 10-20% निजी। लेकिन जब साम्यवाद की बात करेंगे तो साम्यवादी आर्थिक नीतियों में पूरी तरीके से नियंत्रण सरकार का हो जाता। तो आज रूस और उत्तर कोरिया, चाइना और उत्तर कोरिया, ये दो देश को आप कह सकते हैं ये साम्यवादी देश है। इनका पूरा, इनमें निजी उद्योग का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। ये लगभग पूरी आर्थिक नीतियाँ ही सरकार द्वारा ही संचालित की जाती हैं।
तो देखिए 100% कोई भी नहीं, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर आप क्लियर कर सकते हैं। जैसा अगर आपसे पूंजीवादी के देखें तो आपको यूएसए यूके याद आना चाहिए। अगर आपसे समाजवादी की बात करें तो आपको रूस याद आना चाहिए। अगर आपको मान लीजिए साम्यवाद की बात कर दे कोई, तो आपको चाइना और उत्तर कोरिया याद आना चाहिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा भारत की आर्थिक नीतियों की बात करते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जब भारत की आर्थिक नीतियाँ थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत अधिक समाजवादी, रूस की समाजवादी आर्थिक नीति से प्रेरित थे, और कहीं हद तक सही भी है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो लगभग 1947 से लेकर के हमारी पत्रिका दो दिन 1948 में तो दो गिनी थी, से लेकर के 1991 तक हम एक तरीके समाजवादी आर्थिक नीति पे, देश बहुत नया नया देश आज़ाद हुआ था, देश में अधिक समस्याएं थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मानना था कि हम अपनी नीतियों को अधिक से अधिक सरकार के नियंत्रण में ही रखें ताकि कल्याण अधिक हो सके। उसके बाद 1991 तक ऐसी नीतियाँ चलती रही। फिर 1991 में राव मनमोहन पैक्ट, नरसिंहा राव जो देश के प्रधानमंत्री रह चुके उस समय थे 1991 में, और बाद में जो उसमें वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने, अभी हम लोग के बीच हैं, अभी जीवित हैं वो। तो राव मनमोहन पैक्ट आया। तो राव मनमोहन पैक्ट के अंतर्गत क्या किया गया कि हमने अपनी आर्थिक नीतियों में एक बदलाव लाया। हम समाजवादी तो थे ही, उसके साथ साथ हम पूंजीवादी को भी थोड़ा सा बढ़ावा दिया, जिससे क्या हुआ कि हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था, एक बार यूपीपीसीएस में प्रश्न आया था, भारत की जो आर्थिक नीति है वो समाजवादी है, पूंजीवादी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण, जिसमें कि आर्थिक नीतियाँ कहीं ना कहीं उसमें निजी घरेलू उद्योगों का, निजी खिलाड़ियों का, निजी उद्योगों का एक तरीके से प्रभाव होता है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसमें अधिक सरकार की का सरकार अधिक से अधिक उसमें अपना एक तरीके से भूमिका निभाती है। तो इस तरीके से हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था ली। समाजवादी प्लस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण फीचर है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की जो संपत्ति का स्वामित्व राज्य के साथ साथ निजी संस्थानों के पास भी होता है, और निर्णय भी दोनों द्वारा संयुक्त रूप से लिया जाता है, जो कि भारत के लिए अच्छा ही है। तो इस तरीके से हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था समझ लिया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझ ली, और मिश्रित अर्थव्यवस्था हमने समझ लिया। अब हम करेंगे अर्थव्यवस्था की। ये तो अर्थव्यवस्था की नीतियाँ थी किस तरीके से। अब हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या होते हैं। प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र, अक्सर आपने सुना होगा तृतीय क्षेत्र क्या होता है, अक्सर पेपर में भी आ जाता है, प्रीलिम्स में भी आ जाता है कि कौन सा क्षेत्र प्रीलिम्स की अर्थव्यवस्था का क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र का, कौन सा द्वितीय क्षेत्र में आता है, कौन सा तृतीय क्षेत्र में आता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से है, द्वितीय क्षेत्रक में। तो हम सबसे पहले देखिए, जो क्षेत्रक निर्धारित किया जाता है ये आर्थिक गतिविधियों के अनुसार निर्धारित किया जाता है कि हमारी आर्थिक गतिविधियाँ किस तरीके से। अगर आप बहुत प्राचीन काल में चला जाएंगे तो एक ही क्षेत्रक था, प्राथमिक क्षेत्रक, जिसमें कि कृषि पर पूरी जनता निर्भर होती थी, वानिकी, वन से प्राप्त फल फूल या वन पेड़ पौधों को लगाना, उसके बाद मछली पकड़ना या हंटर गैदरिंग, उसके साथ खनन थोड़ा बहुत होता था। तो इस तरीके से जो प्राथमिक क्षेत्र में, अगर आप समझ सकते हैं, कृषि, पशुपालन, वानिकी, मछली पालन, खनन आदि ये जो क्षेत्र हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा तकनीक का इस्तेमाल नहीं होता, बस ये परंपरागत रूप से बस वही जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत लिया जाता है। भारत में क्या था, जब देश स्वतंत्र हुआ था तो लगभग अधिकतम भाग प्राथमिक क्षेत्र में, रोजगार को कोई अवसर नहीं थे, औद्योगिकरण भी नहीं हुआ था, सेवा क्षेत्र भी नहीं था, तो अधिकतम प्राथमिक क्षेत्र ही था, लगभग 60% के आसपास। कहीं कहीं आपको 53 मिल जाएगा, कहीं आपको 60% के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। तो उस समय जो है लगभग प्राथमिक क्षेत्र 60% के आसपास था, जो आज घटते घटते लगभग 17% तक आ गया। कृषि का जो भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान है, देखिए जब मैं आपको जीडीपी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा किस तरीके से जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उत्पादन, अपने भारत की सीमाई क्षेत्र पे वस्तुओं और सेवाओं का जो समस्त उत्पादन का जो मूल्य होता है वही उसका जीडीपी। तो ये जीडीपी के आधार पे है, जिसमें क्या है कि 60% कभी हुआ करता था अधिकतम। अगर ऐसे समझ लीजिए इसको, कि अगर आज भी हम पूरे देश के जो 100 रुपये कमाते हैं तो उसका केवल 17% कृषि से आता है, बाकी जो 83 रुपये है वो कहीं और दूसरे क्षेत्र से आता है, चाहे तो सेवा क्षेत्र से चाहे उद्योग क्षेत्र से।
तो इस तरीके से कितना कम होगा? जब देश आज़ाद हुआ था तो लगभग 60% के आसपास था, जो घटते-घटते 17% के आसपास आ गया, जो कि एक अच्छा नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे द्वितीयक क्षेत्र की, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, जैसे जो प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि है, उससे हमने कच्चा माल, जैसे मान लीजिए कपास है, कपास लेकर के हमने उत्पादन किया कृषि से, उससे हमने बाद में उसको रुई बनाया, उससे रजाई बनाई, उससे कपड़े बनाए। इस तरीके से जो द्वितीय क्षेत्रक होता है, इसके अंतर्गत हम प्राथमिक क्षेत्रक से जो उत्पादन होता है उसका प्रसंस्करण करते हैं। जैसे गेहूँ है, गेहूँ प्राथमिक क्षेत्रक से हमने उत्पादन किया, उसको हमने आटा का रूप दे दिया, द्वितीय क्षेत्र में आ गया। उसके बाद कोई भी चीज़ जैसा प्रसंस्कृत कर दिया हमने, आटे से रोटी बना दी, ब्रेड बना दी, तो ये किस में आ जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। प्रसंस्करण कर दिया उसका हमने, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दे दिया। तो इस तरीके से ये जो आर्थिक नीतियाँ होती हैं वो द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। प्रश्न पेपर में आ सकता है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से हैं, द्वितीय क्षेत्रों में कौन कौन से हैं, तृतीय क्षेत्र में कौन से हैं। तो द्वितीय क्षेत्र में ध्यान रखना है, जो प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादित माल को प्रसंस्कृत करके उसका निर्माण करना, ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। इसमें खनन हो गया, उत्खनन हो गया, उत्पादन हो गया, बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति, निर्माण। ठीक है, खनन प्राथमिक क्षेत्र में था, तो यहाँ उत्खनन को लेंगे कि खनन से जो हमने मटेरियल निकाला हो उसका हम अधिक से अधिक निर्माण करें। तो खनन, उत्खनन, उत्पादन, बिजली, गैस आपूर्ति, निर्माण। निर्माण को आप ध्यान रखेंगे, बस इसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्माण होता है कि हम प्राथमिक क्षेत्र के जो संसाधन उसका निर्माण करें। उसके बाद तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र बीच की सेवाओं क्षेत्रों को कहा जाता है। जैसे लोक प्रशासन हो गया, टीचर हो गया, ये जो भी सेवाएं होती हैं जो एक तरह से अदृश्य होती हैं। सेवा दिखती है क्या? आप, मैं बोल रहा हूँ कि दिख रहा है, दिख नहीं रहा है ना ये, तो सेवाएं, जैसे लोक प्रशासन हो गया, जो इस सेवा क्षेत्र में वर्तमान में अगर आप देखिए तो द्वितीय क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है लगभग 27% के आसपास। द्वितीय क्षेत्र जब देश आज़ाद हुआ तो लगभग 12% के आसपास था। हमारा उत्पादन कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ था, जो बढ़ते बढ़ते कोई बहुत अच्छा नहीं, 2018-19 तक केवल 19% तक ही आ पाया है। तो कोई हमने बहुत ज़्यादा द्वितीय क्षेत्र, यही एक कारण है कि देश में बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। चाइना हमसे इसी मामले में आगे निकल गया। 1979 तक चाइना की आर्थिक जो नीति थी बहुत जर्जर थी, वो हमसे भी बदतर स्थिति में था, लेकिन उसने अपने द्वितीय क्षेत्र को बहुत मजबूत किया, इसलिए वो आगे निकल गया। हमने क्या किया? तृतीय क्षेत्र बता रहा हूँ, तृतीय क्षेत्र जिसमें सेवाएं आती हैं, तो आप समझ गए। हमारी जो आर्थिक नीति रही, हमने द्वितीय को इग्नोर किया। कोई भी सरकारें हैं जिन्होंने औद्योगिक पर उतना ध्यान नहीं दिया, हमने डायरेक्ट प्राथमिक क्षेत्र से सीधे सेवा क्षेत्र में उछाल लगा दी। यही कारण है कि आज भी देश में उत्पादन हमारा डिफिशिएंट रहता है। हमें अधिक से अधिक आयात करनी पड़ती है अपने और वस्तुओं को। क्यों? क्योंकि हमारी कोई भी ज़्यादा सरकारें कोई औद्योगिक के स्तर को लेकर के, उसके बहुत से अनेक कारण हैं। हमें औद्योगिकरण क्या है, क्या औद्योगिकरण के लिए हमें भूमि की जरूरत पड़ती है। भूमि यहाँ पे इतना मुश्किल हो गया है भारत में किसी भी चीज़ को भूमि अधिग्रहण करना, कि मान लो हम अभी औद्योगिक लगाना चाहते हैं, हमें 1000 बीघे ज़मीन की ज़रूरत है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था का मुद्दा हो गया, कहीं कहीं बेसिक आधारभूत संरचना विकसित नहीं है देश के अंदर, कि जिसके द्वारा हम औद्योगिकरण, वही औद्योगिकरण के लिए हमें बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, जगह चाहिए, श्रम चाहिए। तो ये सब की उपलब्धता होने के बाद भी हम इसको सही से उपयोग ही नहीं कर पाए। उपलब्ध तो हमारे पास श्रम भी उपलब्ध है, बहुत सारे लोग हैं, हमारे पास भूमि भी उपलब्ध है, हमारे पास पानी भी है, हमारे पास बिजली भी है, लेकिन फिर भी हमारे देश में द्वितीय क्षेत्र जो था उतना महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं कर पाया। हम द्वितीय क्षेत्र को उतना ज़्यादा मजबूत नहीं कर पाए। तो इसी तरीके से बेरोजगारी एक समस्या बनी हुई। तृतीय क्षेत्र में डायरेक्ट चले गए, जिसके कारण आज क्या है, लगभग जब देश आज़ाद हुआ तो तृतीय क्षेत्र लगभग 58% के आसपास, 28% के आसपास था, जो आज लगभग बढ़ के 54% के आसपास। ये मैं जीडीपी के आधार पे बता रहा हूँ, रोजगार के आधार पे नहीं बता रहा हूँ। तो अगर रोजगार के आधार पे देखें तो कृषि में आज भी लगभग 50-55% लोग कृषि पर रोजगार प्राप्त करते हैं। उसके बाद उद्योग में तो बहुत कम ही रोजगार मिलते हैं, और उद्योग ज़्यादा विकसित ही नहीं हो पाया। सेवा क्षेत्र में कोई बहुत ज़्यादा रोजगार भी नहीं, 27-25-27% के आसपास। तो इस तरीके से हमने ये पढ़ लिया। अब हम एक बार फिर से इसको क्लियर कर देते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में कहाँ आती है, जो कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, जिनका योगदान लगभग 17% के आसपास है। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र खनन, उत्खनन, उत्पादन, बिजली, गैस आपूर्ति और अनुपयोगी सेवाएं निर्माण, जिनका लगभग 27-28%, 29% के आसपास है जीडीपी में योगदान। उसके बाद हम सेवाओं के क्षेत्र बताए तो लोक प्रशासन हो गया, रक्षा हो गए, सेवाएं हो गई, वित्तीय रियल इस्टेट हो गया, जो शैक्षिक सेवाएं हो गई, प्रोफेसर हो गए, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और संबंधित प्रसारण जो सेवाएं हैं लगभग 18%। तो कुल मिलाकर के ये लगभग
54% के आसपास आता है। ठीक है, तो अगर हम देखिए, अगर हम जैसे कह देते हैं ना कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, अक्सर कह देते हैं हम लोग कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो जब ये बात हम कहते हैं तो हम इसको रोजगार को आधार बनाते, जीडीपी को आधार नहीं बनाते। अगर आप जीडीपी को आधार बनाएंगे तो भारत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था नहीं है, भारत अर्थव्यवस्था रोजगार, क्योंकि कोई भी अर्थव्यवस्था में, जैसे अगर हम कहते हैं कि कृषि प्रधान अवस्था, इसका मतलब ये होता है कि जीडीपी पे 50% योगदान कृषि का होना चाहिए। अगर हम कह देते हैं कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था, तो इसका मतलब होता है कि 50% जो योगदान है वो औद्योगिक, मतलब उद्योगों का होना चाहिए जीडीपी पे। कुल जो उत्पादन हो रहा है उसका 50 रुपये कम से कम उद्योगों के द्वारा आना चाहिए। अगर हम ये कह रहे हैं कि सेवा अर्थव्यवस्था है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 50% कुल उत्पादन का सेवाओं के अंतर्गत आना चाहिए। तो भारत जीडीपी के आधार पे एक सेवा अर्थव्यवस्था है। ध्यान रखना, पेपर में आ सकता है कि अगर मान लीजिए प्रीलिम्स में दे दिया, हम रटे हुए भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था दे दिया, भारत जीडीपी के आधार पे है कृषि अर्थव्यवस्था, दूसरा औद्योगिक अर्थव्यवस्था, तीसरा जीडीपी के ऊपर लिखा रहेगा, तीसरा दे देगा कि सेवा अर्थव्यवस्था। तो आपको ऑप्शन में जाना है थर्ड, सेवा अर्थव्यवस्था के आधार पे। हाँ, अगर रोजगार के आधार पे देता है तो कृषि प्रधान है ही है कि भाई 55% लोगों को रोजगार कृषि से ही मिल रहा है। तो ये हो गया। हम ये सारी चीज़ें अब हम लगभग बेसिस कर, अब भारत की अर्थव्यवस्था मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताई दी कि भारत ने शुरुआत में समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाया, 1991 तक हमने लगभग जो आर्थिक नीतियाँ अपनाई थी वो पूरी तरीके से समाजवादी थी, सरकार का ही नियंत्रण होता था, बहुत ज़्यादा उद्योग, निजी उद्योग विकसित भी नहीं हो पाए थे, उसके साथ साथ बहुत आसान नहीं होता था, कोई आप लाइसेंस ले लें, कोई आप उद्योग लगा लें। 1991 में जब नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री बने, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे उस समय, उन्होंने क्या किया कि नई आर्थिक नीति, जिसे एलपीजी बोलते हैं, एलपीजी हमेशा याद रखें, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण, और साथ में ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। तो लिबरलाइजेशन उदार, हमने उदार नीतियाँ अपनाई। अगर आप लाइसेंस राज को ख़त्म किया कि मतलब कोई, मान लीजिए मैं उद्योगपति बनना चाहता हूँ, मैं कोई उद्योग लगाना चाहता हूँ, तो पहले मुझे सैकड़ों कागज़ बनवाने पड़े, उद्योग लाइसेंस लो, यहाँ से लाइसेंस दो, पर्यावरण विभाग से लाइसेंस लो, तो कई चीज़ें होती थी। फिर भी हमने क्या किया कि अधिकतम कुछ 2-4 उद्योग है, जैसा को छोड़ करके, चाहे तो विस्फोटक को लेकर के 2-3 उद्योग उनको छोड़ दिया जाए, शराब उद्योग हो गया, कुछ उद्योगों को सरकार के नियंत्रण में रखा गया, बाकी सारे को हमने लिबरलाइज कर दिया, उदार कर दिया। हमने विदेशी निवेशों पर जो प्रतिबंध था वो कम किया, उसके साथ बाहर से लोगों को बाहर से लोगों को यहाँ पे अधिक से अधिक उद्योग करने की हमने छूट दी। उसके बाद निजीकरण, कि आप कोई निजी उद्योग लगा सकें, लिबरलाइजेशन। उसके बाद वैश्वीकरण, मतलब एक दूसरे देश के साथ हमारी जो आर्थिक नीतियाँ होता है, इनके साथ हम एक दूसरे से व्यापार को बढ़ावा दे सकें, हम केवल खुद पे बंद के ना रहे। तो इस तरीके से एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लाया गया। ठीक है, तो आज जो हम देख रहे हैं कि अधिक से अधिक देश में निजीकरण हो रहा है, एफडीआई के प्रयोग में, सब एफडीआई, एफपीआई क्या होता है, एफआईआई क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको बताऊंगा। तो आज जिस तरीके से देखिए हमारी अर्थव्यवस्था सारी दुनिया से जुड़ी हुई है, लोग रोजगार भारत में अपना निवेश कर रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं जो श्रेय जाता है राव मनमोहन पैक्ट 1991 को ही जाता है। इस तरीके से आज हमने भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बेसिक आधे घंटे की वीडियो में हमने बेसिक्स लिया कि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था बेसिकली कभी है, लेकिन बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था। उसके बाद हमने पढ़ लिया निजीकरण, समष्टि अर्थव्यवस्था, व्यष्टि अर्थव्यवस्था। इसके बाद मैंने समाजवादी आर्थिक नीतियाँ पढ़ी, समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़ा। उसके साथ साथ हमने जो इनके जो क्षेत्रक पढ़े अर्थव्यवस्था के, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रक हमने पढ़ लिया क्या क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ लिया कि भारत का आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर के देश की स्वतंत्रता के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का क्या दृष्टिकोण रहा। उसके बाद आगे भी 1991 में हमने किस तरीके से अपनी आर्थिक नीतियों को परिवर्तित किया, आर्थिक नीतियों को हम लिबरलाइजेशन, एलपीजी को लेकर के आए। तो इस तरीके से ये वीडियो आप 1-2 बार देख लेंगे तो आपको बेसिक्स क्लियर हो जाए अर्थव्यवस्था का। अब हम धीरे धीरे करके एक बहुत अच्छा विषय उठाया हमने, बहुत महत्वपूर्ण विषय, इसको हम धीरे धीरे करके पूरी अर्थव्यवस्था को एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे। तो इस तरीके से
इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में इस विषय की महत्वपूर्ण भूमिका और एक सामान्य समझ के रूप में भी हमें अर्थव्यवस्था का अध्ययन बहुत गहराई से करना चाहिए। थैंक यू।